बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 4.1 है। अ मशीन गन फायर 6 बुलेट पर मिनट। एक गन है हमारे पास और वो 6 नंबर ऑफ बुलेट्स को फायर करती है 1 मिनट में। तो नंबर ऑफ बुलेट्स हमारे पास आ गई 6 और जो टाइम है वो है 60 सेकंड। चूंकि टाइम 1 मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। विद अ वेलोसिटी ऑफ 700 मीटर पर सेकंड, और जो बुलेट की वेलोसिटी है वो 700 मीटर पर सेकंड है। इफ ईच बुलेट हैज अ मैस ऑफ 40 ग्राम, और जो बुलेट का मैस है, एक बुलेट का मैस वो 40 ग्राम है, तो हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.04 किलोग्राम। फाइंड द पावर बाय द गन। गन की पावर आपने फाइंड करनी है। अब हमारा जो टारगेट है वो पावर फाइंड करना है, और पावर का जो फार्मूला वो है W/T टाइम। अगर हम पावर फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास वर्क और टाइम का होना जरूरी है। टाइम तो है लेकिन हमारे पास वर्क नहीं है। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वाला। हम जानते हैं कि जो वर्क है वो इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के हाफ mv² के। अब ये फार्मूला हम क्यों लगाएंगे, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, अगर यहाँ पे हाइट गिवन होती तो फिर वर्क का हम ये फार्मूला भी यूज कर सकते थे mgh वाला। अब चूंकि वेलोसिटी और मैस गिवन है तो हम यही फार्मूला लगाएंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का, कि वर्क जो है ना ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास ये आएगी 1 बुलेट की। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये जो वर्क होगा या फिर ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये हमारे पास होगी 1 बुलेट की। हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे 1 बुलेट की, तो यहाँ पे m की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0.04, v की जगह आ जाएगा 700 और ऊपर आ गया स्केयर। अब इसका स्केयर लेके इनको मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 9800 जूल। ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 बुलेट। अब हमने निकाली है पावर गन की, और जो गन है वो 6 बुलेट को फायर कर रही है, सिंगल को नहीं कर रही है, एक को नहीं कर रही। तो इसलिए यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो सिंगल या 1 बुलेट की नहीं बल्कि वो 6 बुलेट की काइनेटिक एनर्जी आएगी। ओवर टाइम ऐसे आ जाएगा। उसके बाद पावर ऐसे लिख लें, और काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो हमारे पास 1 बुलेट की है, हमने निकालनी है 6 की। तो हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 1 बुलेट की काइनेटिक एनर्जी आई है वो है 9800 जूल। और नीचे टाइम जो है ना हमारे पास 60 सेकंड है, ये पुट कर लें। ये 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 980 वाट। वाट चूंकि पावर का यूनिट होता है। न्यूमेरिकल नंबर 4.2 है। अ फैमिली यूजेस 10 किलोवाट ऑफ पावर। डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 300 वाट पर स्क्वायर मीटर। कहता है एक फैमिली है, वो जो पावर यूज कर रही है वो कर रही है 10 किलो वाट की। अब पावर कैसा यूनिट होता है, वाट, तो किलो की जगह हम लिख लेंगे 1000, और 10 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10,000 वाट। और उसकी जो इंटेंसिटी उसने दी हुई है, ये जो यूनिट है ना वाट पर स्क्वायर मीटर, ये इंटेंसिटी का यूनिट है। और इंटेंसिटी हमारे पास यहाँ पे, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, वो आएगी 300 वाट पर मीटर स्क्वायर। If 75% of this energy can be converted into useful electrical energy, कहते हैं इस एनर्जी का 75% हिस्सा हमने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। How large area is needed to supply 10 किलोवाट। तो आपने ये बताना है जो प्लेट का एरिया वो कितना आपको चाहिए कि आप 10 किलोवाट का सेटअप जो है ना वो लगा सकें। तो सिंपल यहाँ पे इसको सुन लें, उसने कहा क्या और आपने बताना क्या है। एक फैमिली है और उसने 10 किलोवाट का एक सेटअप बनाना है, और सोलर प्लेट्स पे सन की जो एनर्जी आके फॉल करी है उसकी इंटेंसिटी है 300 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसका 75% हिस्सा उसने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपने ये बताना है प्लेट्स का एरिया जो ना वो कितना होगा। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं इस इंटेंसिटी का 75% जो कि उन्होंने यूज़ करना है, और 75% जो ना वो हम निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा आई प्राइम, और ये कुल आ जाएगा 75% ऑफ आई, जो इंटेंसिटी उसने दी हुई है उसका हमने 75% हिस्सा जो है वो निकालना है। अगर हम परसेंटेज को खत्म करें तो 75 को हम डिवाइड कर देंगे 100 पे, इनटू इंटेंसिटी जो उसने दी थी वो है 300, और ये 2 के साथ कैंसिल हो गए, तो 75 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा 225 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इंटेंसिटी है जो हमें चाहिए। अब हमने निकालना है एरिया। तो इंटेंसिटी का फार्मूला होता है G/I=P/8। यहाँ पे जो इंटेंसिटी हमें चाहिए वो आई प्राइम चाहिए, ये तो उसने दी हुई है ना, और इसका इतने परसेंट हमने कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे आई प्राइम लेंगे। इंटेंसिटी का ये फार्मूला आप यूनिट से भी ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी का यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर है, तो पावर का यूनिट होता है वाट और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर।
और ऊपर जाके ये बन जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसलिए इंटेंसिटी का फार्मूला होता है जी पी ओवर ए। हमें चाहिए एरिया, तो एरिया इधर आ जाएगा, इंटेंसिटी इधर आ जाएगी। तो फार्मूला कुछ यूं बन गया, ए इक्वल है पी ओवर आई प्राइम। पी की वैल्यू उसने दी हुई है हमें, वो है 10,000 वाट ओवर आई प्राइम हमने निकाला, वो है 225। इन दोनों को डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 44.44 और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 4.3 है, इफ मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg। अर्थ का मैस उसने दिया हुआ है 6 × 10⁻24 kg, ना भी दिया हो तो ये आपको याद होना चाहिए। एंड मैस ऑफ सन 1.99 × 10⁻30 kg। तो ये सन का मैस है। द सन इज 160 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। कहते जो सन है वो अर्थ से 160 मिलियन यानी 160 मिलियन, मिलियन का मतलब यहाँ पे 10 लाख है, किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, इतना वो जमीन से दूर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ। आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस उसने दिया हुआ है हमें 160 मिलियन, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस को लिख लेता हूँ, आर वो है 160 मिलियन और उसके बाद है जी किलोमीटर। 160 हम ऐसे लिख लेंगे और मिलियन का मतलब 10 लाख है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 10⁻6 और किलो की जगह हम लिख लेंगे 10⁻3 और मीटर ऐसे आ गया, चूंकि डिस्टेंस का ऐसे यूनिट मीटर होता है। मजीद जो ना ये डेसिमल इसका कहीं नहीं तो लास्ट पे, तो ये भी हम 1 के आगे लेके आएंगे तो ये आएगा 1.6 × 10⁻2 और आगे 10⁻6 ऐसे ही 10⁻3 भी ऐसे आ गया। अब 1.6 ऐसे आ गया इंटू 10⁻, ये सारी पावर्स ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 11 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। हमने निकाली है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और उसका फार्मूला U = GME यानी कि मैस ऑफ अर्थ इंटू मैस ऑफ सन ओवर आर यानी कि डिस्टेंस है। अब जो G की वैल्यू है वो है 6.67 × 10⁻11। आप यहाँ पे यूनिट ना भी पुट करें तो कोई मसला नहीं। उसके बाद मैस ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24, मैस ऑफ सन है 1.99 × 10⁻30, ओवर आ गया 1.60 × 10⁻11। अब आपने इनको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने का तरीका अगर ये है कि आप यहाँ पे 6.67 और 6 और 1.99 इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 79.639। आप इसको 4 लिख लें इंटू 10⁻। अब ये 10⁻24 है, ये 10⁻30 है और ये 10⁻11 है। इन सब की पावर्स को ऐड कर लें, 30 + 24 तो ये 54 आ गया। इसमें से 11 को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 43 और नीचे आ गया 1.60 × 10⁻11। अब मजीद आपने ये जो पावर के बगैर है 79.64, इसको डिवाइड कर देना 1.60 पे तो ये आ जाएगा 49.7 × 10⁻। ये 10⁻43 है और ये 10⁻11 है। ये ऊपर जाके इसमें से माइनस हो जाएगी तो ये आ जाएगा 10⁻32। मजीद हम इसको डेसिमल को अगर 4 के आगे ले जाएं तो ये कुछ यूं बन जाएगा 4.97 × 10⁻1 आ जाएगा और आगे इंटू 10⁻32 ऐसे ही। फिर मजीद 4.97 × 10⁻, यहाँ पे 1 और 32 को प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 33। साथ आप इसका यूनिट लिख देंगे जूल। लास्ट पे आपने यूनिट लाजमी लिखना है। न्यूमेरिकल नंबर 4.4 है, एन ऑब्जेक्ट वेटिंग 98 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उसका जो वेट उसने दिया हुआ है वो है 98 न्यूटन। तो वेट को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, इसको 10 मीटर की हाइट से नीचे गिराया जा रहा है। इस स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड 12 मीटर पर सेकंड। जमीन से टकराने से पहले इसकी जो वेलोसिटी है वो है 12 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। आपने फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करनी है। यहाँ पे उसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा टारगेट है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इमेजिन करें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है कुछ हाइट पे, उसको हम ऐसे यहाँ से ज़मीन पे गिराते हैं और ये जो हाइट है वो है 10 मीटर की हाइट उसने दी हुई है यहाँ पे 10 मीटर और इसकी जो वेलोसिटी है नीचे आने की वो है हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड और इसका जो वेट है वो है हमारे पास 98 न्यूटन। आपने ये बताना है कि इस पे जो फ्रिक्शन की फोर्स है चूंकि रास्ते में एयर मौजूद होगी वो कितनी लगेगी, ये आपने बताना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला बनेगा ना वो फार्मूला बनना है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी
वो इक्वल आएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, हम यहाँ पे लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जी mgh और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv²। वर्क का फार्मूला तो वैसे होता है fd, यहाँ पे जो फोर्स है वो फ्रिक्शन की फोर्स है, इसको हम स्मॉल f लिखेंगे और जो डिस्टेंस वो तय कर रहा है उसको हम हाइट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये h आ जाएगा, यहाँ पे आएगा fh। अब हमने यहाँ से f फाइंड करना है। अगर आपने f फाइंड करना है आपके पास m का होना जरूरी है, जो कि नहीं। पहले हम m निकालेंगे। m निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे वेट का, वो है w इक्वल mg, और यहाँ से हम m निकाल लेंगे तो g उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये उसने किया हुआ है, यहाँ पे m इक्वल है w ओवर g के, w की जगह आ जाएगा 98 और g की वैल्यू है 9.8। इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आ गया 10 kg। मैथ हमारे पास आ गया तो m की जगह हम लिख लेंगे 10, g की जगह आ जाएगा 9.8, h की जगह आ जाएगा 10, उसके बाद हाफ ऐसे ही m की जगह फिर आ गया 10 और v की जगह आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस f ऐसे ही, और h की जगह आ जाएगा यहाँ पे 10। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 980 इक्वल के इधर 2 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 12 का स्क्वायर आएगा, 12 का स्क्वायर आएगा 144। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 720 और इधर हमारे पास आ गया प्लस 10f। अब ये 720 इधर आके माइनस का हो जाएगा और इधर आ गया 10f। 980 में से 720 को माइनस कर लें तो ये आ जाएगा 260 और इधर आ गया 10f। हमें चाहिए f फोर्स, तो ये 10 इधर आके डिवाइड कर ले, 26 ये 4, तो यहाँ पे आएगा 26 और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। यही हमारा आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 4.5 है अ 75 वाट फैन। एक फैन है हमारे पास, उसकी पावर है 75 वाट, इज यूज फॉर 8 आवर्स डेली फॉर 30 डेज। और इसको डेली हम 8 घंटे इस्तेमाल करते हैं और 30 दिन हमने इसको इस्तेमाल किया है, यानी कि एक पूरा महीना हमने इस्तेमाल किया है। तो फिर यहाँ पे जो टाइम आएगा वो आएगा 8 घंटे और पूरा महीना हमने इसको इस्तेमाल किया, तो 8 को हम ज़रूर दे देंगे 30 के साथ। चूँकि एक दिन में 8 घंटे हम इसको यूज़ करते हैं, डेली का मतलब हर दिन, और 30 डेज हमने इसको यूज़ किया, तो इसलिए हम इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 दिनों में जो घंटे बनेंगे वो बनेंगे 240 आवर्स। एक दिन में हम 8 घंटे चला रहे हैं तो 30 दिनों में हम 240 घंटे इसको चलाएंगे। लेकिन टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, हम इसको सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उसने इसका आंसर जो पूछा हुआ है ना, वो कहता है कि आप फाइंड करें एनर्जी कंज्यूम इन इलेक्ट्रिकल यूनिट्स। जो एनर्जी कंज्यूम हुई है इसको इलेक्ट्रिकल यूनिट्स में फाइंड करें, और इलेक्ट्रिकल यूनिट होता है किलोवाट आवर। तो इसलिए हम यहाँ पे आवर में ही टाइम को रहने देंगे, हम इसको सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे एनर्जी चाहिए तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे पावर का। पावर इक्वल होती है W ओवर T के। वर्क की जगह हम लिख लेंगे एनर्जी, चूंकि हमने पीछे भी फार्मूला यूज़ किया है, वर्क की जगह हम एनर्जी लिख सकते हैं। ओवर टाइम ऐसे आ गया। हमें यहाँ से चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी हम इधर ही रहने देंगे, T टाइम उधर जाके पावर के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा। पावर जो है वो 75 वाट है और टाइम जो है ना वो 240 आवर्स है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 18,000 वाट आवर। अब वाट जो है ना पावर का यूनिट है और टाइम का यूनिट वैसे तो सेकंड होता है ऐसा यूनिट, लेकिन टाइम यहाँ पे घंटों में है तो इसलिए 7 आवर्स आएगा। अब हमने किलोवाट आवर में इसको फाइंड करना है, तो इसके लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 पे। तो 1000 पे इसको डिवाइड कर दें तो ये 30 के साथ कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 18 किलोवाट आवर। यही आपके पास एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है। फिर सेकंड वाले पार्ट में कहता है इलेक्ट्रिसिटी बिल भी फाइंड करें ऑफ फैन इफ 1 यूनिट कॉस्ट इज 22.5। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप फाइंड करें इसका, कि जो पंखा चल रहा है डेली 8 घंटे, तो अगर वो पूरा महीना चलता है तो आपने बताना है कि उसका बिल कितना आएगा, जबकि यूनिट की कीमत उसने दी हुई है 22.5। तो ये है कि कॉस्ट निकालने के लिए हम जो यूनिट्स आई हैं वो है 18, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो प्राइस है एक यूनिट की वो है 22.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर आंसर आ जाएगा 405। यही आपका बिजली का बिल होगा एक पंखे का। अगर आप एक दिन में 8 घंटे पंखा चला रहे हैं तो पूरे महीने के बाद आपको इतना बिल आएगा। अच्छा, ये फार्मूला लगा के आप किसी भी चीज़ का बिल जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। शर्त यह है कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि उस डिवाइस की पावर कितनी है, आपको पता होना चाहिए कि आपने दिन में उसको कितने टाइम यूज़ किया है और पूरे महीने में कितने दिन यूज़ किया है। तो ये दो चीज़ें आपके पास हों तो आप यहाँ से ये फार्मूला लगा के कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल है पावर इनटू टाइम,
यहाँ से आप उसकी यूनिट्स बना लें कि इतनी यूनिट्स वो यूज़ करेगा। उसके बाद जितनी की एक यूनिट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो है ना वो बिल आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 2 kg, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उसका जो मैस है वो 2 kg है। उसके बाद कहते हैं थ्रोन अप फ्रॉम ग्राउंड रीचेज अ हाइट ऑफ 5 मीटर, उसको हम ज़मीन से ना, जैसे ये इमेजिन कर लें हमारे पास अर्थ है तो हम उसको यहाँ से ऐसे ऊपर फेंकते हैं, तो जब वो 5 मीटर की हाइट पे पहुंचता है एंड फॉल्स बैक टू द अर्थ, तो वो ज़मीन पे वापस आ जाता है। नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को आपने नेग्लेक्ट करना है, कैलकुलेट, और आप कैलकुलेट करें। पार्ट 1 में कहता है वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट रीचेज एट 5 मीटर हाइट। तो पहले पार्ट में कहता है जी आपने वर्क डन फाइंड करना है ग्रेविटी का, तो हम उसको लिख लेंगे WG के साथ, और वर्क डन का फार्मूला होता है जी FD cos थीटा। लेकिन ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन पे मूव करता है, आगे पीछे दाएं बाएं। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे जा रहा है तो मैंने बताया हुआ है इसका फार्मूला हम यूज़ करेंगे MGH, और साथ आ जाएगा cos थीटा। M की वैल्यू हमारे पास है वो है 2, G की वैल्यू हमारे पास 9.8 है, और H की वैल्यू उसने दी हुई है 5। cos थीटा, थीटा की जगह एंगल यहाँ पे आएगा 180। उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ग्रेविटी की जो फोर्स है वो हमेशा डाउनवर्ड लगेगी, जबकि ऑब्जेक्ट जो है ना वो अपवर्ड जा रहा है, तो दोनों ऑपोजिट है, एंटी पैरेलल है। तो एंटी पैरेलल में हमेशा एंगल 180 का बनेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगल हमेशा 180 का बनता है। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 98 जूल, और cos 180 का मतलब यहाँ पे -1 है, तो साथ माइनस आ गया, तो ये आपके पास ग्रेविटी का वर्क डन है। उसके बाद हम निकालेंगे सेकंड वाले पार्ट में वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट कम बैक टू द अर्थ। इस केस में जो ऑब्जेक्ट है ना वो डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे को आ रहा है, ग्रेविटी की फोर्स भी नीचे को लगती है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तो फार्मूला सेम टू सेम फिर वही आएगा। ये फार्मूला ग्रेविटी के लिए जब ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है, इसको आप अप लिख लें और इसको आप लिख लें डाउन, या राइज और फॉल भी आप लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला आपका बन गया MGH, और साथ आ गया cos थीटा। M की जगह यहाँ पे फिर 2 आ गया, G की जगह 9.8 आ गया, H की जगह यहाँ पे आएगा 5, और एंगल यहाँ पे बनेगा cos 0 1 होता है, इसका आंसर आ गया 98 जूल प्लस का। ये वो वर्क डन है जब ऑब्जेक्ट जो ना वो नीचे को आ रहा है। थर्ड वाले पार्ट में कहता है टोटल वर्क डन फाइंड करें इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। आपने अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में टोटल वर्क डन भी फाइंड करना है। तो टोटल सिंपल फार्मूला है, हम जो है ना वो अप वाला वर्क डन और डाउन वाला वर्क डन जो है इसको प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। अप वाला है हमारे से 98 जूल और डाउन वाला प्लस 98 जूल, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। साथ में कहता है ऑल्सो मेंशन फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ द रिजल्ट। कहता है कि इस रिजल्ट की क्या अहमियत है आपने ये भी बताना है। तो सिंपल यहाँ पे हम कहेंगे ये कंजर्वेटिव फोर्स है। उसकी वजह यह है कि क्लोज पाथ का वर्क डन जो है ना वो 0 आया, यानी कि हम यहाँ से गए थे दोबारा यहीं पे वापस आ गए, तो हमने जाने का वर्क डन और आने का वर्क डन टोटल किया, यानी कि दोनों का सम किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 0। तो अगर क्लोज पाथ का वर्क डन 0 आ जाए तो ऐसी फील्ड को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। तो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंट क्या होगी, फिर टी इज कंजर्वेटिव, नेट वर्क ओवर अ क्लोज पाथ इज 0 मीनिंग नो नेट एनर्जी इज ट्रांसफर। तो यहाँ पे बस आप इतना सा लिख दें, ये काफी है, ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव, ये काफी है। न्यूमेरिकल नंबर 7 है एन इलेक्ट्रिकल मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर। इसकी जो पावर है ना 1 हॉर्स पावर है, यानी कि 1 HP है। तो याद रखना है 1 HP का मतलब होता है 746 वाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। 1 हॉर्स पावर जो है 746 वाट के इक्वल होता है। इज यूज टू रन अ वाटर पंप। ये वाटर पंप को चलाने के लिए हम इस्तेमाल करें इतनी पावर। वाटर पंप टेक 15 मिनट्स। वाटर पंप जो टाइम ले रहा है वो 15 मिनट ले रहा है। कैसा यूनिट सेकंड होता है, तो हम यहाँ पे 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो ये आ जाएगा 900 सेकंड। फिल अ टैंक ऑफ 400 लीटर। और एक टैंक जो है ना वो 400 लीटर का है, उसको ये फिल करता है, यानी कि एक पंप जो है ना वो 400 लीटर पानी जो है ना वो फिल करता है एक टैंक में। जो लीटर है ये अप्रोक्सीमेटली 1 kg के इक्वल होता है। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है ज्यूम दैट में ऐसा 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 kg। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे मैस ऑफ वाटर जो है ना वो इक्वल आएगा 400 kg के, यानी कि 400 लीटर है तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 400 kg इसका यूनिट। एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। और जो टैंक है ये 10 मीटर की हाइट पे पड़ा हुआ है। फाइंड, आपने ये चीज़ें फाइंड करनी है।
इसमें वो कह रहा है कि इमेजिन कर लें कि आपके पास ये एक टैंक है और इस टैंक की जो कैपेसिटी है 400 लीटर की है, यानी कि इसमें जो पानी हम फिल करेंगे 400 लीटर यानी कि 400 kg है मैस के हिसाब से। और जो पंप है इसकी पावर 1 HP यानी कि 746 वाट है। और पंप इसको भरने में 15 मिनट यानी कि 900 सेकंड लगाता है। और ये जो टैंक है ये ज़मीन से 10 मीटर की हाइट पे पड़ा हुआ है। आपने ये बताना है कि पार्ट ए में एक्चुअल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक मोटर टू फुल द टैंक, टैंक को भरने में जो मोटर वर्क करेगी वो आपने बताना है, यानी कि इनपुट वर्क निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला हम लगाएंगे पावर वाला ही, P इक्वल है W/T टाइम के, लेंगे इनपुट वर्क। अगर हमने इनपुट वर्क निकालना है तो टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा। तो ये फार्मूला कुछ यूँ बन जाएगा, W इनपुट इक्वल आ गया P पावर जो ना वो है 746, T टाइम है 900, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। इसका आंसर आ जाएगा 671,400 जूल। तो ये इसका आंसर है। अगर आपने इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो मजीद आप 1000 पे डिवाइड करते हैं तो ये 671,400 ओवर 1000 आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 671.4 किलो जूल। तो ये आपके पास इनपुट वर्क डन है। अब पार्ट 2 में कहता है कि एक्चुअल आउटपुट वर्क डन, आउटपुट वर्क डन भी आपने फाइंड करना है। पहले जो मोटर ने ज़मीन से पानी टैंकी में लेके गई है वो वाला काम आपने बताना था वो कितना किया। अब टैंकी से पानी अपने आप नीचे आएगा तो आपने बताना है अब वर्क डन कितना होगा, यानी कि आउटपुट वर्क डन आपने निकालना है। तो आउटपुट वर्क डन के लिए जो हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे mgh, चूँकि ऊपर नीचे की बात हो रही है तो वर्क डन का फार्मूला आ गया mgh और साथ का सीटा ऐसे आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे हमने ये फार्मूला क्यों नहीं यूज़ किया, पावर वाला P इक्वल W/T। देखें ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमें पावर की ज़रूरत होती है। तो जब पानी नीचे से ऊपर जा रहा है तब तो हमें पावर की ज़रूरत है, मोटर की ज़रूरत है। लेकिन जब पानी ऊपर से नीचे आएगा तो हमें किसी पावर की, किसी मोटर की ज़रूरत ही नहीं होती। तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इसमें पावर का कोई रोल नहीं है। तो mgh ऐसे आ गया, का सीटा भी ऐसे आ गया। तो mgh का सीटा ऐसे आ गया। m की वैल्यू जो है ना उसने दी हुई हमें वो है 400, उसके बाद g की वैल्यू 9.8 है और h जो ना हाइट इसकी वैल्यू है 10 और काज यहाँ पे एंगल जो है ना बनेगा 0 का, तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो इसका आंसर आ जाएगा 39200 जूल। अगर आपने इसको किलो जूल में करना है तो आप इसको भी 1000 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 39.2 किलो जूल। न्यूमेरिकल नंबर 8 है, अ पैसेंजर जस्ट अराइव एट द एयरपोर्ट। एक मुसाफिर जो है ना वो एयरपोर्ट पे पहुंचता है एंड ड्रैगिंग हिज सूटकेस टू लगेज चेक इन डेस्क। और उसका जो सूट केस है यानी कि उसका जो ब्रीफ केस है वो उसको, उसमें जो सामान पड़ा हुआ है उसको एक डेस्क पे चेक करवाता है। ही पुल स्ट्रैप विद द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। तो उस बैग की जो स्ट्रिप है इस तरह करके ना, बैग की वो स्ट्रिप सी होती है, ऐसे करके हैंडल होता है। तो कहता है इस पे जो फोर्स वो लगा रहा है 200 न्यूटन की एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। जो एंगल ये बन रहा है ये 45 डिग्री का बन रहा है। टू द फ्लोर एट द डिस्प्लेस इट 50 मीटर। और इसको वो 50 मीटर तक घसीट के लेके जाता है, यानी कि 50 मीटर तक का फासला तय करता है। टू द डेस्क डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय हिम ऑन द सूटकेस। तो आपने बताना है उसने सूटकेस पे कितना वर्क डन किया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला हम लगा देंगे, W इक्वल है FD cos थीटा। यहाँ पे चूंकि FD वाला फार्मूला लगेगा चूंकि ब्रीफ केस को वो ज़मीन पर खींच रहा है, ऊपर नीचे की बात नहीं हो रही। तो फोर्स हमारे पास है 200, डिस्प्लेसमेंट है 50, उसके बाद cos 40 की वैल्यू, उसके बाद cos और एंगल है 45 डिग्री। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, कैलकुलेटर पे लिखें 200 इंटू 50 cos 45। तो इसका आंसर आ जाएगा 7071 जूल। तो अगर आपने इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो इसको भी 1000 पे डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 7 किलो जूल। तो ये 7 पॉइंट समथिंग है तो आप 7 किलो जूल तक लिखने, ये ठीक आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 9 है, अ 1200 kg कार। एक कार है उसका मैस 1200 kg है, रनिंग एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर और वो इस वेलोसिटी के साथ भाग रही है। तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 40 को हम ऐसे लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, क्योंकि किलो की जगह आ जाएगा 1000 पर आवर का मतलब बटे के नीचे हम लिख देंगे 3600 सेकंड, चूँकि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये निकालने के लिए आप एक घंटे में मिनट देख लें, 60 मिनट है
और 1 मिनट में 60 सेकंड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा 3600 सेकंड। तो नीचे ये वाला आ गया। अब ये 2020 के साथ कैंसिल, मजीद 40 और 10 को मल्टीप्लाई करके 36 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा 11.11 मीटर पर सेकंड। हाउ मच पावर विल बी एक्सपेंडेड बाय इट टू एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड। और इसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड उसने दिया हुआ है। तो कहता है आपने पावर फाइंड करनी है। इसमें कहता है जी एक कार है और कार की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है और 11 और मीटर पर सेकंड में 11.11 है। तो आपने बताना है कि उस पर कितनी पावर लगेगी अगर उसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। पावर का जो फार्मूला है हमारे पास, एक तो वो है W/T और एक फार्मूला है हमारे पास पावर का F/V। ये फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है। अब ये फार्मूला तो इस पर एप्लीकेबल नहीं, चूंकि ना तो हमारे पास वर्क है और ना ही हमारे पास टाइम है। तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगा लेंगे चूंकि वेलोसिटी है और फोर्स हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा के हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल होती है ma के और साथ आ गया v। चूंकि हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है, F इक्वल होता है ma के, तो F की जगह हम लिख लेंगे ma और साथ आ गया v। जिसने दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे 1200 kg। एक्सेलरेशन भी उसने दिया हुआ है 2, वेलोसिटी 11.11। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 2466667 वाट। उसके बाद अगर आपने इसको किलोवाट में करना है तो इसको भी 1000 पे आप डिवाइड कर दें तो इसका आंसर किलोवाट में आ जाएगा। तो वो आ जाएगा 26.6 किलोवाट। लास्ट न्यूमेरिकल है 200 ग्राम एप्पल। तो मैथ्स आ गया 200 ग्राम, इसको 1000 पे डिवाइड करें तो 0.2 kg आ जाएगा। ऐसा यूनिट है इसका। लिफ्ट इट टू 10 मीटर और इसको 10 मीटर की हाइट तक हमने उठाया हुआ है एंड देन ड्रॉप, और फिर हम इसको नीचे गिरा देते हैं। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, इसकी स्पीड क्या होगी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब वो जमीन के साथ टकराएगा। आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है इसकी। Assume that 75% of work done in lifting the apple transferred to kinetic energy by time it hits the ground। तो इसमें कहता है कि हमारे पास 200 ग्राम एप्पल है और उनको हमने उठाया हुआ है 10 मीटर की हाइट तक। ये 10 मीटर की हाइट है। अब हम जब उठाएंगे तो हम इस पर कुछ ना कुछ वर्क डन करेंगे तो इन एप्पल में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जब इसको हम ड्रॉप करेंगे तो ये एप्पल नीचे आएंगे तो इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी जो कि आपने फाइंड करनी है। वो कहता है कि आपका जो वर्क डन है इसका 75% हिस्सा जो ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, बाकी जो ना वो फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है ज़ाया हो गया हो। तो आपने बताना है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे बात कर रहा है एक तो वेलोसिटी की, एक बात कर रहा है वर्क डन की। तो यहाँ पे सिंपल हम फार्मूला लगा देंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का कि वर्क इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हमारे पास ½ mv² के। अब हमें यहाँ से चाहिए वेलोसिटी, उसके लिए 2 इधर आके वर्क के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा और m जो है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, बाकी हमारे पास बच गया v का स्क्वायर। हमें यहाँ से चाहिए v तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आएगा 2wm, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट और यहाँ पे आ गया v। ये जो वर्क डन है ना, याद रखना है ये आपने 75% वाला वर्क डन है। ये जो वर्क डन हम यहाँ पे लेंगे ये 75% वाला आपने लेना है। तो अब अगर हमारे पास 75% वाला वर्क डन हो, मैथ्स तो ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। परसेंट वर्क डन निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए जी टोटल वर्क डन कितना आ रहा है। तो वर्क निकालने के लिए हम फार्मूला लगा लेंगे FD cos थीटा को हम mgh में कन्वर्ट कर लेंगे। चूंकि ऊपर नीचे की बात हो रही है तो यहाँ पे जो वर्क डन का फार्मूला हमने यूज़ करना है वो वाला है W = mgh। m मैथ हमारे पास है 0.2, g की वैल्यू 9.8 है और h की वैल्यू यहाँ पे 10 है। इनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो आंसर आ जाएगा 19.6 जूल। अब ये हमारे पास ना टोटल वर्क डन है जो हम एप्पल्स को ऊपर उठाने में करें। तो आपने निकालना है 75% वर्क डन और उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जो 75% वाला हमने वर्क डन निकालना है उसका हम लिखेंगे 75% इंटू टोटल वर्क डन। अब परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे और टोटल वर्क डन है हमारे पास 19.6। 75 को 100 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा 0.75 और इसको मल्टीप्लाई कर दें 19.6 के साथ तो ये आंसर आ जाएगा 14.7 जूल। यानी कि इतना वर्क डन आपका जो है ना वो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। तो यहाँ पे ये वाला वर्क डन हम यूज़ करेंगे इस फार्मूले में, 2 ऐसे आ जाएगा और 75% वाला जो वर्क डन है वो है 14.7 ओवर मैथ्स की जगह आ जाएगा 0.2 और ऊपर इसका आ गया स्क्वायर रूट और साथ v ऐसे आ गया। उसने वर्क की जगह लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी। बात एक ही है, आप वर्क डन लिख लें या काइनेटिक एनर्जी लिख लें, बात एक ही है।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो ऊपर 2 पे डिवाइड करें, फिर इसका स्क्वायर रूट ले, तो इसका आंसर आ जाना है 12.1 मीटर पर सेकंड। ये इसका फाइनल आंसर है।